बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टेक्स्ट चैनल के आज के लेक्चर में हम हाज़िर खिदमत हैं। लेक्चर का बाकायदा आगाज़ हम तिलावत कुरान पाक से करते हैं। आसिफ हसन साहब से गुजारिश करूँगा आएँ तिलावत कुरान पाक से लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। सदकल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। तमाम हाज़रीन से गुजारिश है कि लेक्चर को आगे बढ़ाने से कबल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दफ़ा दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व सल्लि अला मुबारक अला मुहम्मद। जैसा कि आपके इल्म में है कि फ़िनांस बिल 2023 के ऊपर हमारे प्रोग्राम जारी हैं। इनकम टैक्स और सेल टैक्स को हम तफसीली 2 लेक्चर्स में देख चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कस्टम से मुतल्लिक जो अमेंडमेंट्स हैं वो आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो मैं सर मंशा सुकरा साहब से गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ। फ़िनांस बिल 2023 में कस्टम के हवाले से जो चेंजिंग तब्दीलियाँ आई हैं उनके ऊपर हमारी रहनुमाई फरमाएँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल मेंबर ऑफ पाकिस्तान टैक्स चैनल, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो अमेंडमेंट इन कस्टम एक्ट, हेड एक्साइज ड्यूटी और आईसीटी, तो सेल टैक्स ऑन सर्विसेज इन इस्लामाबाद टेरिटरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रपोजल्स हैं, अमेंडमेंट हैं फाइनेंस बिल 2023-24 विद रिगार्ड टू कस्टम एक्ट। तो कस्टम एक्ट 1969 है। इससे पहले भी कस्टम एक्ट जो पुराने इसकी हिस्ट्री देखें तो 1878 का सी कस्टम एक्ट था। उसके बाद लैंड कस्टम एक्ट 1924 का था। तो उसके बाद ये आया हुआ। अगर आपने पूरा इसके सेक्शंस या अदरवाइज इंटरप्रिटेशन कोई करनी हो तो हम गाइडलाइन हिस्ट्री से लेनी हो, जैसे मिसचीफ रूल है कि पहले क्या लॉ थे, उनमें क्या डिफेक्ट थे, उसको क्या रिमूवल के लिए क्या रेमेडियल मेजर ली और फिर क्या लाए हैं। तो हम हिस्ट्री में इनके कंपैरेटिव सेक्शन अगर कोई केस ला ढूंढने हो तो हर सेक्शन के कस्टम एक्ट 1969 के तो उन जो पुराने लॉज हैं उसको हम देख सकते हैं। तो वहाँ क्या डिसीजन है तो वो डिसीजन यहाँ कंपैरेटिव जो सेक्शन है उसमें हेल्पफुल हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें अमेंडमेंट आई है वो सब सेक्शन 2 का जो डेफिनेशन का सेक्शन है उसमें क्लास एस में आई है। एस डील करता है स्मगलिंग को। तो स्मगलिंग की जो डेफिनेशन है उसका स्कोप इन्हांस किया गया, ब्रॉडन किया गया, इनलार्ज किया गया। तो उसमें अब ये गुड्स के बाद एनीवेयर इन द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ पाकिस्तान कि कहीं भी अकर हो तो पहले उसकी लिमिटेड एरिया था, अब एनीवेयर इन द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के किसी टेरिटरी में भी कहीं भी होगी वो स्मगलिंग फुलफिल होगी तो दैट विल बी ट्रीटेड क्वालिफाइड टू बी स्मगलिंग। तो स्मगलिंग की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम उससे पहले स्मगलिंग से पहले हम पाकिस्तान की डेफिनेशन देख लें। आर्टिकल 1 देख लें ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान क्या है उसको पहले देख रहे हैं कि टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ पाकिस्तान की बात की है तो पाकिस्तान में क्या क्या आते हैं। पहले फाटा शाटा वो कुछ नहीं आते थे, फिर अभी 2022-23 में उसको फिर जब वो आर्टिकल रेलेवेंट था प्रेसिडेंट पहले उस पर लॉ अप्लाई कर, अब वो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई है तो उसमें भी हो गए। तो अब लेटेस्ट सिचुएशन क्या है तो उसको हम देख लेते हैं। रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज। तो रिपब्लिक क्या है और इसकी टेरिटरीज क्या हैं। तो ये द रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज, पाकिस्तान शैल बी फेडरल रिपब्लिक टू बी नोन एज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हेयर इन आफ्टर रेफर टू एज ए पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान है। द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान शैल कंप्राइज ऑफ, वहाँ तो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ पाकिस्तान थी तो इसमें टेरिटरी में क्या आएगा, प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान। तो आगे केपी क्या है, पंजाब और सिंध है। पहले तो सारे प्रोविंस जो हैं उसकी जो टेरिटरी है वो इसमें। दूसरा इस्लामिक कैपिटल टेरिटरी हेयर इन फेडरल कैबिनेट, जो आईसीटी वाला हमारा ला भी है वो हो गया। 4 प्रोविंस हो गए, ये हो गया। उसके बाद 10 सच स्टेट एंड टेरिटरी एज
or may be included in Pakistan whether by association or otherwise। कोई भी हम उसका कंट्रोल लेते हैं तो जो भी टेरिटरी स्टेट इसमें शामिल होगी वो भी ट्रीटेड होगी। बेशक इवन दो नहीं भी है, लेकिन इसमें जो भी इसके कब्ज़े में या असैसिनेशन से, जंग से या अदरवाइज जो भी आएगी वो स्टेट भी ट्रीटेड की जाएगी कि वो पाकिस्तान का पार्ट है। मजलिस शूरा पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू फेडरेशन न्यू स्टेट और एरिया ऑन सच एंड टर्म कंडीशन एज इट थिंक फिट। तो फेडरल के पास पावर है कि कोई टेरिटरी हमारी नहीं भी है हमें, तो उसके साथ अगर या नेगोशिएट होती है तो टर्म कंडीशन एग्री होते हैं तो वो कि पाकिस्तान का पार्ट बनती है, तो फेडरल का गवर्नमेंट जो है उस स्टेट को या उस टेरिटरी को पार्ट ऑफ पाकिस्तान बना सकती है। क्लियर जी? ये टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ पाकिस्तान है। इन एरिया में कोई भी स्मगलिंग, यहाँ इस टेरिटोरियल में जो स्मगलिंग ऑफ गुड्स के साथ है तो होगी, तो दैट विल बी क्वालिफाई एज ए स्मगलिंग। तो अब हम स्मगलिंग देख लेते हैं कि इससे पहले क्या थी और इसका इफेक्ट क्या है। एस है सेक्शन 2 में डेफिनेशन है, तो इसमें स्मगलिंग मीन्स ब्रिंगिंग इन टू और टेकिंग आउट ऑफ पाकिस्तान। तो पहले कोई चीज़ ब्रिंगिंग इन और टेकिंग आउट ऑफ पाकिस्तान, तो ब्रिंगिंग इन का मतलब होता है कि टेरिटोरियल, अगर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन हमारी स्टार्ट कहाँ से होती है, सी की होती है टेरिटोरियल वाटर ऑफ पाकिस्तान, इस तरह स्काई की भी लिमिट है, इस तरह लैंड की भी लिमिट है, बॉर्डर है जो। तो टेरिटोरी में इन आउट वो बॉर्डर की जो बाउंड्री है उससे पार जाएगी या उसके अंदर आएगी, तो वो चीज़ जो उसके पार जाएगी या अंदर आएगी, एक्सपोर्ट जिसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हम कहेंगे, कोई चीज़ अंदर आए या बाहर जाए, तो वो अंदर बाहर वाली वो टेरिटोरियल लिमिट है। फिर स्काई की अपनी है, लैंड की बॉर्डर है, तो स्काई का टेरिटोरियल वाटर है, हमारा वाटर कहाँ तक है, वहाँ तक हमारी, जहाँ से टेरिटोरियल जुरिडिक्शन स्टार्ट होती है कि वहाँ से आगे आएगा तो हमारा है, उससे पीछे आएगा तो किसी और आउटसाइडर टेरिटरी है। इसी तरह स्काई में भी हमारी भी टेरिटरी दूसरे के लिए परमिशन के साथ जहाँ जो भी फ्लाई करते हैं उसके मुताबिक होते हैं, तो वो टेरिटोरियल जो लिमिट है वो इसके अंदर इन होगी या उससे बाहर जाएगी। पहली बात तो ये है कि स्मगलिंग जो है मीन्स टू ब्रिंग इन टू और टेक आउट ऑफ पाकिस्तान। आप पाकिस्तान का आपने पढ़ लिया है, वो एरिया वो टेरिटरीज हैं, उनकी जो बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री या सी बाउंड्री या स्काई बाउंड्री, तो उसके अंदर आएगी या वहाँ से बाहर जाएगी। इन ब्रीच ऑफ एनी प्रोहिबिशन, तो दूसरी कंडीशन इन आउट जाना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हम जिसको कहते हैं, ये इलिजिटिमेट एक्सपोर्ट है। ब्रीच ऑफ एनी प्रोहिबिशन में या रिस्ट्रिक्शन कंडीशन जो लॉ ने लगाई है, कस्टम एक्ट ने लगाई है, सेक्शन डिफरेंट है, उसमें लगी हुई है कि ये रिस्ट्रिक्शन है। इस तरह इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्ट 1951 भी है, उसके साथ इम्पोर्ट पॉलिसी भी होती है, और उसमें भी प्रोहिबिशन वाले कुछ ऐसी होती हैं, प्रोहिबिशन है कि वो आ ही नहीं सकती, कुछ होती हैं कंडीशनल, तो ये कंडीशन के साथ आ सकती हैं, तो कंडीशन फुलफिल हो तो फिर प्रोहिबिशन मीन टोटली प्रोहिबिटेड है कि उसकी एंट्री, जैसे कुछ ऐसे आइटम है जो कि डेंजरस हैं फॉर द स्टेट या स्टेट के पीपल ऑफ द स्टेट, तो ऐसे प्रोहिबिट किए गए, उसकी प्रोहिबिशन है पाकिस्तान में आना या यहाँ से लेके जाना, तो वो प्रोहिबिशन को ब्रीच करके जो चीज़ इन आएगी या आउट जाएगी, तो वो वाली है। दूसरा रिस्ट्रिक्शन फॉर द टाइम इन फोर्स, या उस पर कोई पाबंदियाँ या कंडीशन लिमिटेशन है, उसको ब्रीच किया है तो फिर आप इन आउट कर रहे हैं उसकी वजह से। आर इन एनी वे बीइंग कंसर्न्ड इन कैरी करना, ट्रांसपोर्ट करना, रिमूव करना, डिपॉजिट कराना, हार्बरिंग करना, कीपिंग कंसीलिंग करना, रिटेलिंग करना, और इन रूट पिल्फरेज ऑफ ट्रांजिट गुड होना, या वेडिंग पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी और टैक्सेज लेवी देयरऑन। क्लियर जी? यहाँ टेरिटोरियल लिमिट नहीं थी, इसके अंदर लिमिट नहीं थी, तो इन आउट ही था, पाकिस्तान का वर्ड था। अब पाकिस्तान कहाँ तक है, यहाँ टेरिटोरियल लिमिट वाला नहीं था, अब एनीवेयर इसमें ना मेंशन नहीं था, उस चीज़ को उन्होंने क्लैरिफाई किया है। एनीवेयर इन द टेरिटोरी इसमें सिर्फ पाकिस्तान का था, तो पाकिस्तान था डिफाइन था पहले में कि फेडरल वहाँ क्या था, पाकिस्तान को फेडरल कहा गया था, लेकिन उसकी टेरिटरी डिफाइन नहीं थी। तो अभी हमने आर्टिकल पढ़ा है, तो पहले में पाकिस्तान था फेडरल वाला, तो अब में प्रोविंस नहीं आते थे, तो उन्होंने यहाँ फिर टेरिटरी में सारे आते हैं, इसलिए एनीवेयर इन द टेरिटरी
तो उसके लिए उन्होंने फिर कहा है कि टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान जो है कहीं भी ये स्मगलिंग होगी उसकी बाउंड्री से या उसकी टेरिटरी से इन होगी या आउट होगी, वो चीज़ वो गुड्स के रिलेशन से जो प्रोहिबिटेड है या रिस्ट्रिक्टेड है, तो ब्रीच ऑफ रिस्ट्रिक्शन कंडीशन होगी वो होगी। तो इसके लिए आगे सेक्शन भी है इसके लिए जिसमें लगती हैं। सेक्शन 16 देखें क्या वाला प्रोहिबिशन वाला, ये प्रोहिबिशन है, ये प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्टेशन। तो ये सेक्शन है, ठीक है ना, 15 सेक्शन है, इसमें प्रोहिबिशन है कि ये गुड्स जो है ये प्रोहिबिटेड है। इस तरह पावर टू प्रोहिबिट और रिस्ट्रिक्ट इम्पोर्टेशन एंड एक्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स, इस तरह डिटेंशन, सीजर, कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स इम्पोर्टेड इन वायलेशन 1516। तो यहाँ उसके कंसिक्वेंस भी हैं। आप स्मगलिंग करते हैं, प्रोहिबिटेड की स्मगलिंग करते हैं, या ये वाली पावर जो है किसके पास, गवर्नमेंट के पास, फेडरल गवर्नमेंट वो लगा ले उस पर प्रोहिबिशन ये वो, तो उसकी वायलेशन करते हैं तो उसके कंसिक्वेंस भी है। आप वो डिटेन कर सकते हैं, कन्फिस्केट कर सकते हैं, तो वो भी 15 कौन सा था 15, 16, 17 जो है उसके रेलिवेंट सेक्शन भी है। अगर हम इसको वो हो तो इनको भी साथ आप रीड आउट कर सकते हैं। साथ इसकी आगे पेनल्टियाँ भी हैं 156 में, स्मगलिंग होती है तो 156 में फिर पेनल्टीज़ भी है, पेनल्टी भी है, प्रोसिक्यूशन भी है, वो फिर एरिया जो आगे। क्लियर जी, चल अब वापस चलते हैं। इन सेक्शन 3C फॉर द एक्सप्रेशन पाकिस्तान कस्टम अकेडमी PCA, इसका नाम चेंज कर दिया है। तो नाम क्या है आप करें, वेयर एवर, जहाँ कहीं भी है पूरे लॉ में, जहाँ कहीं भी ये पाकिस्तान कस्टम अकेडमी कहीं भी है PCA, तो उसका रिवर्स कर दिया कस्टम अकेडमी ऑफ पाकिस्तान। जहाँ भाई ये वर्ड है उससे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। क्लियर जी। तो डेफिनेशन में सिर्फ ये 2 ही अमेंडमेंट हैं। डेफिनेशन को हमने पहले भी डेफिनेशन के मतलब कहा था, यहाँ ये मिनी डिक्शनरी ऑफ वो स्टैचू होता है, लेजिस्लेटर की मिनी डिक्शनरी है। यहाँ कुछ वर्ड जो हैं जो रिपीटेडली यूज़ होते हैं उसके वर्ड को बजाय हर सेक्शन में डिफाइन करें, यहाँ करें, तो उसके लिए एक चैप्टर, इसको इंटरप्रिटेशन चैप्टर भी कहते हैं या डेफिनेशन क्लास भी कहते हैं, तो वहाँ डिफ़ाइन कर दिया जाता है। जहाँ कहीं वो वर्ड डिफाइन हो तो वो थ्रू आउट द लॉ वही मीनिंग उसके समझे जाते हैं, अनलेस अनटिल कि उसका सब्जेक्ट या कंटेस्ट में उसके मीनिंग कुछ और हों या उस सब्जेक्ट में उसके मीनिंग कुछ और निकलते हों। तो फिर स्टार्ट में लिखा होता है सब्जेक्ट टू कंटेस्ट और अदरवाइज, तो स्टार्ट में होता है। इसलिए ड्यू टू दैट ये जो डेफिनेशंस होती हैं ये एक डायरेक्टरी नेचर की होती हैं, मैंडेटरी नहीं होती। अनलेस अनटिल सब्जेक्ट वेरी करता है तो होगा, अदरवाइज फिर ये मैंडेटरी होंगी। तो फिर इसकी डिफरेंट किस्म नेचर भी हैं, कुछ मीन के साथ स्टार्ट होती हैं, एग्जॉस्टिव होती हैं कि ये इतनी जो है यही मीनिंग है इससे। कुछ जो होती हैं इंक्लूसिव होती हैं। इंक्लूसिव मीन जो उसके नेचुरल ऑर्डिनरी पॉपुलर मीनिंग है वो तो है ही, उसके अलावा ये चीज़ें जो नहीं शामिल होती वो भी इसमें शामिल है, वो वर्ड इंक्लूड के साथ शामिल की जाती। बाद बार डेफिनेट मीन एंड इंक्लूड दोनों होती हैं, बाद बार मीन इंक्लूड और कुछ एक्सक्लूड होती हैं, तो उसके मुताबिक जो है वो फिर इंटरप्रिटेशन है तो की जाती है। तो वर्ड ऑफ इनलार्जमेंट, ये जो इंक्लूड का वर्ड है इसको हम कुछ एक्सेप्शन भी साथ दी जाती हैं, बाद बार प्रीजो कुछ चीज़ निकालने के लिए दे दी जाती हैं। तो अदरवाइज इंक्लूड इनलार्जमेंट है तो इसमें इसको हम डीमिंग डिवाइस कहते हैं कि लेजिस्लेटर के पास पावर होती हैं कि चाहे जो फैक्ट एग्जिस्ट करते हैं नहीं भी एग्जिस्ट करते उसको अज्यूम कर ले एग्जिस्ट करते हैं, या वो अज्यूम कर ले कि जो वर्ड के मीनिंग नहीं है उसको भी मीनिंग असाइन कर दे, या हैपनिंग नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट को कह दे नहीं हैपन हुआ और हैपन हुआ है जो उसको कह दे कि नहीं हुआ तो हो गया तो उसको कह नहीं हुआ, तो रिवर्स वाइस वर्सा कह सकता है। तो इसके लिए डीमिंग डिवाइस यूज़ करता है। तो इंक्लूड का वर्ड जो है ये डीमिंग डिवाइस है, इनलार्जमेंट ऑफ वर्ड मीनिंग ऑफ ए वर्ड, उसके मीनिंग को वर्ड ब्रॉडर करने के लिए। तो जहाँ कहीं वर्ड ये तो है डिफाइन, यहाँ वर्ड डिफाइन ना हो तो फिर हम
देखते हैं कि जो जुडिशियल डिफाइन तो नहीं, किसकी केस लॉ में विद रेफरेंस टू सेम स्टैचू कोई किसी केस लॉ में वहाँ तो नहीं आया, तो वो फिर जुडिशियल वाली लेंगे। अगर वो भी नहीं है तो फिर डायरेक्टरी मीनिंग लेंगे। डायरेक्टरी मीनिंग में भी फिर बहुत से मीनिंग होते हैं, एक ही वर्ड के हज़ारों मीनिंग होते हैं। तो डिक्शनरी में फिर हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ क्या है, लॉ हमारा जो है किस फील्ड से लीड करता है, ये टेक्निकल नेचर है, इंजीनियरिंग है, या डॉक्टरी फील्ड है, या फिजिकल है, इकोनॉमिक है, अकाउंटेंस वाला है। तो फिर उसके रेफरेंस से जो वर्ड के पॉपुलर मीनिंग होते हैं उस फील्ड में, तो वो फिर उनमें से हम सेलेक्ट करेंगे, वो फिर उसको अप्लाई करेंगे। वो जनरल मीनिंग जो दूसरे फील्ड के वो इधर नहीं करेंगे। जैसे हम कैपिटल है, तो कैपिटल में हम जहाँ हम बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट की उसको कैपिटल कहते हैं। अदरवाइज कैपिटल के मीनिंग तो इस्लामाबाद भी कैपिटल है, और हम बड़ी चीज़ को कैपिटल कहते हैं, लॉन्ग टर्म हो, बिग हो, तो उसको फिर किसके साथ लगा, एक्सपेंडिचर है, रिसीट है, या एसेट है, या क्या चीज़ है, या टेरिटरी, उसके मुताबिक। तो वो चीज़ जो उसमें पॉपुलर हो उस फील्ड में, और जो उसके मीनिंग उस फील्ड में या उस कल्चर में या उस एरिया में जो पॉपुलर मीनिंग हो, तो वो उसको साइन किए जाएंगे उस फील्ड के मुताबिक। ये डेफिनेशन के मतलब थी। ये इसमें 2 ही अमेंडमेंट आई हैं, तो बाकी डेफिनेशन भी हैं। तो इसमें से मोस्ट कंसर्न जो डेफिनेशन यूजुअली हमें चाहिए होती हैं, तो जीडी का नाम बड़ा कस्टम है। देखें तो जीडी का पोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है कि डॉक्यूमेंट है, जब गुड्स इन आती हैं या आउट जाती हैं, तो जीडी होती है इंपोर्ट की जीडी और एक्सपोर्ट की जीडी। और जीडी की डेफिनेशन हम देख लेते हैं खोले में, बाकी फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है जीडी। नेक्स्ट टाइम कुछ हुआ हमारा लेक्चर, तो जीडी में हम वो प्रेस्क्राइब फॉर्म को देखेंगे, और उसमें देखेंगे उस फॉर्म में क्या क्या कंटेंट्स हैं और क्या फिल करते हैं, उन चीज़ें के क्या मीनिंग हैं। इसी तरह बिल ऑफ लीडिंग का है कि जब बाहर से जो आप इंपोर्ट करते हैं, तो बिल ऑफ लीडिंग में सारे उसके जो आपका चीज़ होती हैं, गुड्स या आपका, और उसमें जो गुड्स उनके पार्टिकुलर ये वो सारी चीज़ें जो होती हैं, जो उसका बिल बना तो कितनी अमाउंट, ये वो सब कुछ उसकी डिटेल्स होती हैं। साथ आपकी कमर्शियल इनवॉइस या पैकिंग लिस्ट या दूसरी चीज़ें भी होती हैं, तो उसके साथ वो बिल ऑफ लीडिंग, तो एलसी। ये 4-5 डॉक्यूमेंट हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, इनके मतलब पता होना चाहिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। किधर है? गुड डिक्लेरेशन मीन्स गुड डिक्लेरेशन फाइल्ड अंडर सेक्शन 79। तो 79 में आप हों, जब कोई गुड्स आपकी टेरिटोरियल वाटर ऑफ पाकिस्तान या लैंड कस्टम लैंड को क्रॉस करता है, तो आप होम कंजम्पशन के लिए जो चीज़ें लेते हैं वहाँ से, तो उसके लिए 79 की असेसमेंट होती है, आप जीडी फाइल करते हैं असेसमेंट के लिए, होम कंजम्पशन के लिए या वेयर हाउसिंग के लिए, तो वो इस सेक्शन में जीडी 79 में। 104 में आप बॉन्ड में की हैं वेयर हाउस में, वहाँ से एक्स बॉन्ड करते हैं, तो वो फिर उस जीडी को 104 की जीडी कहते हैं। उसके बाद इंटर शिपमेंट ट्रांसशिपमेंट, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, वो 121 की होती है। और 131 की एक्सपोर्ट अगर की जीडी है, बाहर माल भेजना है, तो उसके लिए फिल करके देते हैं, तो ये वाली होती है। 139 सेक्शन देखें, कुछ लेबल डिफरेंट, इधर से वो सेक्शन देख लें। पैसेंजर क्रू वगैरह पैसेंजर आते हैं जिसमें जहाज़ पे, तो उनके लिए जीडी कोई सामान उनका है, तो उनकी क्रू की जो होती है वो ये जीडी होती है। नेक्स्ट कौन सी थी है? ये एक लेबल की है, अगर बाहर डिक्लेयर गुड्स लेबल बाहर से कोई आप सैंपल या लेबल कोई मंगवाए हैं, तो उसके लिए आप जीडी फाइल करते हैं। उसके बाद कौन सी है? कोस्टल गुड्स। ये गुड्स जो है आप एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में जो ट्रांसफ़र करते हैं, अभी आपने वो क्लियर नहीं करवाने, वो ट्रांसफ़र के लिए जो जीडी होती है, कोस्टल गुड्स डिफाइन है, देख लेना बेटा कोस्टल, क्योंकि इसकी डेफिनेशन भी सारी पढ़नी वाली हैं, क्योंकि हमारे जो इनकम टैक्स वाले या सेल टैक्स वाले, इनके लिए नई चीज़ें होती हैं। तो पहले सारी टर्म्स जो है, कोस्टल गुड्स मीन ए गुड्स ट्रांसपोर्टेड इन ए वेसल फ्रॉम वन पोर्ट इन पाकिस्तान टू अनदर बट डज नॉट इंक्लूड इम्पोर्टेड गुड ऑन विच कस्टम ड्यूटी हैज़ नॉट बिन पेड। कस्टम ड्यूटी पे करने के बाद आप एक जगह से दूसरी जगह पोर्ट में ट्रांसफ़र करते हैं, या कराची हो तो लाहौर ट्रांसफ़र करके लेके हैं, तो वो कोस्टल गुड्स होंगे उसका। ठीक है जी।
तो ये कोस्टल गुड्स की। फिर जीडी एक डॉक्यूमेंट है उसकी गुड्स को मूवमेंट रिकॉर्ड करने की। एक तो ये है कि आप वो कराची से लाहौर लाना चाहते हैं और ट्रांसशिपमेंट आप जीडी फाइल कर देंगे। यहाँ फिर आपने क्लियर करानी है तो होम कंजम्पशन वाली 79 का। अगर आपने वेयर हाउस लिया है, बॉन्ड लिया है, वहाँ करनी है तो बॉन्ड वाली दे देंगे। बॉन्ड से लेनी है तो एक्स बॉन्ड कर लेंगे। और लेबल वाली या वो दूसरी है, एक्सपोर्ट है तो एक्सपोर्ट की, लेबल वाली, पैसेंजर वाली, क्रू वाली या कोस्टल गुड वाली, तो ये डिफरेंट कैटेगरी। नेक्स्ट अमेंडमेंट पे आ जाए। सेवन सेक्शन में एक्सप्रेशन प्रोविंशियल लेवीज खासादार फोर्स, तो बाकी जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें ये भी पेशावर में या उधर केपी में, तो इनको भी शामिल किया है। जो एरिया भी नहीं शामिल कर लिए हैं। हाँ, एरिया शामिल कर लिए, तो एरिया की अब एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी शामिल कर ली, ठीक है ना। तो वो एरिया जब टेरिटोरियल ऑल टेरिटोरी ऑफ पाकिस्तान है, तो वहाँ जो भी कस्टम की इन्वेस्टिगेशन वाली या मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन वाली है, वो सारी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको भी उसमें शामिल कर ली। सेक्शन 19 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 19 है विद रिगार्ड टू एग्जम्पशन। 3 सेक्शन जो है वो चार्जिंग सेक्शन है कस्टम में, कि ड्यूटी किस पे लगती है, वो गुड्स जो इम्पोर्ट आप करते हैं इन या आउट होते हैं, और इसके लिए शेड्यूल 1 और 5th शेड्यूल है। 3 पे आ जाएं पहले, फिर हम 3 कर लें फिर हम। नहीं 3 नहीं है, वो क्या है, सेक्शन 18 सेक्शन 18 सेक्शन। जैसे हमारा उधर 3 है कस्टम में, एक्साइज, उसमें इनकम टैक्स में तो 4 है, मेरा पता नहीं, तो सेल टैक्स में 3 है और फेडरल एक्साइज में 3 है। तो यहाँ वही सेक्शन कंपैरेटिव जो चार्जिंग वाला 18, ठीक है। 3 किस्म की ड्यूटीज़ हैं। एक ड्यूटी कस्टम ड्यूटी है, रेगुलर है, एक रेगुलेटरी ड्यूटी है, और एक एडिशनल ड्यूटी है। तो कस्टम ड्यूटी कस्टम एक्ट में पार्लियामेंट ने लगाई है, और जो है रेगुलेटरी और एडिशनल है वो फेडरल गवर्नमेंट को पावर दी है कि अंडर सर्टन टर्म एंड कंडीशन उसको लगा दे। तो जो ये लगाई हुई है, ये सारी जो है इसमें एक्सेप्ट हियर कस्टम ड्यूटी शैल बी लेविड एट सच रेट प्रेस्क्राइब्ड फर्स्ट शेड्यूल अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग एनफोर्स्ड। गुड्स इंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान, ब्रॉट इनटू पाकिस्तान, गुड्स ब्रॉट इन बॉन्ड फ्रॉम वन कस्टम स्टेशन टू अदर। तो 1 है नॉट विद इन कस्टम ड्यूटी शैल बी लेविड एट सच रेट ऑन इम्पोर्ट गुड्स और क्लास गुड एज प्रेस्क्राइब्ड इन द 5th शेड्यूल। ये कंडीशनल है, उसमें कंडीशन सब्जेक्ट टू कंडीशन लिमिटेशन ये वो है। नो एक्सपोर्ट शैल बी ड्यूटी लेविड ऑन द गुड्स एक्सपोर्ट पर्सन। ये 3 वाली जो है ये आगे मेड डीम ये रेगुलेटरी ड्यूटी की। उसके बाद ये रेगुलेटरी ड्यूटी के मतलब उसके टर्म एंड कंडीशन, आगे एडिशनल ड्यूटी होगी। ये वाला है जो 5 है ये एडिशनल कस्टम ड्यूटी, क्लियर। तो 3 ड्यूटी डिफरेंट किस्म की, नॉर्मल स्टैंडर्ड कस्टम ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी, और ये वाली जो एडिशनल ड्यूटी। वापस आ जाए मेरे, ये सेक्शन 9 जो है 19 जो है, जो ड्यूटीज़ लगती हैं स्टैंडर्ड ड्यूटी या रेगुलेटरी ड्यूटी या एडिशनल ड्यूटी, एग्जम्पशन की पावर यहाँ है, ठीक है। एग्जम्पशन फेडरल गवर्नमेंट को पावर दी है कि किसी भी ड्यूटी जो नॉर्मल ड्यूटी है स्टैंडर्ड, या वो सब्जेक्ट टू टर्म एंड कंडीशन है, या FED है, या उसमें आपको एग्जम्पशन दे सके। फेडरल गवर्नमेंट मे वेयर सर्कल एग्जिस्ट टू मेक एक्शन फॉर पर्सन। ये बाकी इसी सेक्शन में एग्जम्पशन का सेक्शन है। एग्जम्पशन के रूल हमने पढ़े हुए हैं कि एग्जम्पशन प्रीस वो चार्जेबिलिटी, जिसमें चार्ज ड्यूटी लगती उसको एग्जम्पशन दी जा सकती है। और एग्जम्पशन, और इसको कहते हैं लाइबिलिटी केस। पहले आपकी लाइबिलिटी है, उसमें से एक नॉन लाइबिलिटी केस होती है। नॉन लाइबिलिटी से मुराद ये है कि वो उस एक्ट में ही फॉल नहीं करती, जो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ एक्ट है, तो उसमें लग ही नहीं सकता, तो उसके एग्जम्पशन की जरूरत नहीं। जैसे एग्रीकल्चर इनकम में फेडरल की पावर ही नहीं, एग्जम्पशन दें या ना दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी डोमेन में नहीं। जैसे सेल टैक्स एक्ट 1990 वो गुड्स को कन्फाइन करता है, वो सर्विसेज पे टैक्स लगा ही नहीं सकता, या इमूवेबल पे लगा ही नहीं सकता। तो इसलिए इमूवेबल बियॉन्ड द स्कोप है, नॉन लाइबिलिटी केस। लाइबिलिटी केस वो होता है जिसमें वो लगा सकता है, उसमें लगाया हुआ है, लेकिन आगे एग्जम्पशन में फिर उसको एग्जम्पशन दी। तो इसलिए एग्जम्पशन प्री पोस्ट चार्ज। फर्दर इंटरप्रिटेशन हमने एग्जम्पशन की पहले देखी। पहले जिसने जो एग्जम्पशन क्लेम जो इंटाइटल है उसकी ड्यूटी है क्लेम करे,
कंडीशन फुलफ़िल करे, और अगर कंडीशन फुलफ़िल करता है तो उसका वेस्टेड राइट होगा, फिर उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, और सब्सटेंशियली कंडीशनें पूरी करे। अगर वो नहीं करता, डाउटफुल लैंग्वेज है या अदरवाइज है, तो डिसीजन फिर डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द स्टेट, नॉट इन स्टेट ऑफ द टैक्स पेयर, जबकि चार्जिंग में अदरवाइज होता है। इसमें जहाँ कहीं कोई इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए हो तो फिर पर्पज़ इंटरप्रिटेशन की जाती है कि उस पर्पज़ को प्रमोट किया जाए, बजाय सपोजिशन पे कोई चीज़ रिजेक्ट कर दी जाए तो पर्पज़ को देखा जाएगा। या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो, उनकी कोई एग्जम्पशन है तो वो स्टेट वाले, क्योंकि वेलफेयर का काम कर रहे हैं तो वही स्टेट कर रही होती, तो वो स्टेट वाला ही फिर उसको समझाता है, वो टैक्स पेयर की तरह समझा जाता है, तो उसको इन फेवर ऑफ द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। ये उसकी बेसिक है। जब स्पेसिफिक पीरियड के लिए एग्जाम्पशन दे दी जाए तो उससे पहले वो विदड्रा नहीं हो सकती, वो लेजिस्लेटर जो है वो कर सकता है, लेकिन एग्जेक्टिव जो उसको नहीं कर सकते। इसमें अल-समरेज़ का 87 का केस है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें बेसिकली ये हुआ था कि आप जो लोग थे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करके एलसी खोल ली थी, एलसी खोल के बाहर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अभी प्रोसेस में चीज़ें थी तो वो उन्होंने विदड्रा कर ली, जो एग्जम्पशन दी थी विदड्रा कर ली। तो उसमें वो केस आया था कि वंस कमिटमेंट कर ली है तो वेस्टेड राइट उसको, जब उसने एग्रीमेंट करके दे दिया है बाहर तो उसका राइट अक्रू हो गया, 5 करोड़ ट्रांजैक्शन हो गया, तो इसलिए वो नहीं ले सकते। बाद में फिर उसको 32 सेक्शन जो है ए में, उसमें फिर अमेंडमेंट की, अमेंडमेंट करके 30 में या 32 में अमेंडमेंट करके ओवरराइड किया उसको, तो उसमें फिर होल्ड किया कि जो लेवी है, चार्जेबिलिटी है, जब जीडी फाइल करेंगे उस वक्त अप्लीकेबल होगी, उस वक्त नहीं होगी कि जब आपने एलसी खोली है या अदरवाइज किया और कोई जजमेंट भी इस पर अप्लीकेबल नहीं हो, ओवर राइडिंग उसको बना के किया। तो फिर अब जीडी सेक्शन 30 के तहत जब जीडी आप फाइल करते हैं क्लियरिंग के लिए, उस वक्त जो रेट ड्यूटी के होते हैं वो फिर अप्लीकेबल होते हैं। क्लियर? तो उस नहीं तो अदरवाइज पहले ये था कि जब आपने एग्रीमेंट कर लिया, या इसको एक डॉक्टरान है कि जब आप डिसाइसिव स्टेप ले लेते हैं तो उसके बाद आपका राइट अक्रू हो जाता है। फिर आपने आपके इसको प्रॉमिसरी एस्टॉपल भी कहते हैं, जब आपको स्टेट ने कह दिया कि ये काम करें, जब आप कर लें तो फिर कहें ये क्यों किया है, तो इसलिए आप फिर स्टॉप्ड है, जो स्टेट है वो स्टॉप्ड है। तो वैसे कहते हैं कि लेजिस्लेटर पे कोई स्टॉपर लगता ही नहीं, जो चाहे वो कर ले, पास्ट ट्रांजैक्शन को भी रीओपन करके ले सके। तो उस बेसिस पे वो फेमस जजमेंट थी लाइबिलिटी नॉन लाइबिलिटी केस की, पास करो ट्रांजैक्शन की, प्रॉमिसरी स्टॉपल की, तो लेटर फिर को उसको ओवरराइड कर दिया थ्रू लेजिस्लेटर। अब हम इसकी में देख लेते हैं तो इसमें क्या है, इन सबसेक्शन 1 after the word Pakistan occurring first time are to implement an agreement of government of Pakistan with an entity। तो अब अगर कोई उसमें एंटिटी किसी से कोई एग्रीमेंट हुआ है तो उसको भी इम्प्लीमेंट करना है, ठीक, वो उसमें एडिशनल होगी, शैल बी इंसर्टेड इन सबसेक्शन सेकंड पीरियड ऑफ फिगर, जहाँ तक वही 23 तक थे उसको उन्होंने 24 तक, या फाटा वाटा या दूसरे थे वो उसी तरह उन्होंने 24 तक कर दिए। 25 इन प्रोविजो फॉर द इनकॉर्पोरेटेड वैल्यू फ्राम, तो कंसल्ट प्राइस ऑफ गुड्स अवेलेबल इन शैल बी सब्सिडी। 25 जो है अगर एवेल्यूएशन के हैं तो वैल्यूएशन, अगर कोई वैल्यूएशन रूलिंग जो डायरेक्टर वैल्यूएशन है वो इशू करता है, उसके बाद आप उससे एग्रीड हों तो फिर आप जो जीडी डीजी है वैल्यूएशन हो वहाँ री फाइल करते हैं, फिर उसके अलावा ट्रिब्यूनल जाते हैं, तो उसके रेफरेंस में इसको पावर टू 25 था, पावर टू टेक ओवर द इम्पोर्टेड गुड्स है, पावर टू डिटरमिन कस्टम वैल्यू, तो कस्टम वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड गुड, तो ये वैल्यूएशन के रिलेशन से है। तो ये डिटर्मिनेशन है, एक डिटर्मिनेशन के डिफरेंट 4-5 मेथड है इसमें, ओरिजिनल मेथड है और काफ़ी सारे सेक्शन में। तो जैसे हमारे वैल्यूएशन फेयर मार्केट वैल्यू है, यहाँ कस्टम ड्यूटी लगाने के लिए वैल्यूएशन के मेथड है, एक वो वैल्यूएशन रूलिंग दे देते हैं वो भी है, फिर वैल्यूएशन रूलिंग जो है वो डायरेक्टर जो है वो वैल्यूएशन रूल देता है, जीडी के जो डीजी है वैल्यूएशन उस पर भी ये आगे चलते हैं। एक कस्टम अथॉरिटी खुद वैल्यूएशन करती है लगाने के लिए, तो उसमें 5-6 मेथड हैं सेक्शन 25 और 5A में, तो उन मेथड में डिफरेंट है, उसमें कैसे कास्ट डिटरमिन करनी है, फिर वैल्यू क्या है और दूसरी चीज़ें क्या है, ओरिजिनल क्या है उसके मुताबिक भी की जा सकती, तो वो उसके तहत है। तो
ये उसमें इनकॉर्पोरेट वैल्यू फ्राम की इसके साथ द एक्सप्रेशन जो है कंसल्ट प्राइस ऑफ गुड्स अवेलेबल उसमें सब्सिट्यूट किया है। 79 जो है वो अभी हमने पढ़ा है कि जीडी हम फाइल करते हैं विद रिगार्ड टू होम कंजम्पशन के लिए या वेयर हाउसिंग के लिए, तो उसमें उन्होंने आफ्टर एंड शैल बी सब्सिट्यूटेड, किधर गया, इसमें जो वो सी पोर्ट वाली तो थी, और जो लैंड पेशावर वाली इधर आती है तो वो इसमें शामिल की है कि उसकी भी आप जो वहाँ आप फाइल करते हैं होम कंजम्पशन के लिए या वेयर हाउसिंग के लिए या ये लैंड रूट से जो आएंगी तो उसके लिए भी उन्होंने प्रोवाइडेड फर्दर दैट आल्सो दैट इन केस ऑफ लैंड कस्टम स्टेशन एट बॉर्डर, अगर बॉर्डर पे लैंड कस्टम स्टेशन है तो द ओनर ऑफ एनी इम्पोर्टेड गुड शैल फाइल एट गुड्स डिक्लेरेशन फॉर होम कंजम्पशन और वेयर हाउसिंग और ट्रांसशिपमेंट और एनी अदर अप्रूव पर्पज विद इन 3 days ऑफ द अराइवल गुड्स एट द बॉर्डर कस्टम स्टेशन। तो वहाँ आप बॉर्डर पे आ गई तो वहाँ भी आपने पहले ये जीडी हैं वहाँ उसके लिए भी होम कंजप्शन के लिए करनी है आपने 3 दिन के अंदर, या आपने वेयर हाउस में स्टॉक करनी या और किसी ट्रांसशिपमेंट करनी, वहाँ से लाहौर लानी है या कराची लानी है, वो शिपमेंट इसीलिए जीडी की हमने सारी कैटेगरी पढ़ ली। उन पर्पज़ में जो बॉर्डर क्रॉस करेंगी बॉर्डर लैंड वाली तो उसके लिए भी वो फाइल करना पड़ेगी, ये एडिशनल उसमें। तो असेसमेंट के लिए जो 79 का असेसमेंट है, जो बाकी के लिए ये थ्रू लैंड रूट जो आएगी उसके लिए भी फाइल करना पड़ेगी। क्लियर जी। आगे कौन सा है ये 98, ये पेरिशेबल आइटम वेयर हाउसिंग में पेरिशेबल आइटम है तो उनमें 1 माह के लिए था कि जल्दी से जल्द उसको रिलीज़ करवाएं, तो उसके लिए उन्होंने 3 मंथ की हैं। पढ़ लें बेटा, देखिए 98 पीरियड फॉर विच गुड्स में रिमेन इन द वेयर हाउस, तो 1 महीने के लिए था और यहाँ उन्होंने 3 वेयर हाउस गुड्स अदर दैन पेरिशेबल गुड्स नोटिफाइड बाय द बोर्ड मे रिमेन इन द वेयर हाउस फॉर ए पीरियड ऑफ 6 months फॉलोइंग द डेट ऑफ देयर एडमिशन इनटू वेयर हाउस एंड पेरिशेबल गुड सो नोटिफाई मे रिमेन इन द वेयर फॉर ए पीरियड ऑफ 1 month। तो आप 1 month की 3 माह तक रह सकती हैं, दूसरी गुड 6 माह तक, ये 1 month तक, बाकी फिर उसके लिए आगे। ठीक है। पेरिशेबल आइटम जो वेयर हाउस आपने किए हैं पहले 1 month की लिमिट थी, अब 3 तक बढ़ा दी। आगे 130 क्रू की साथ साथ रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ऑफ पैसेंजर हैं तो वो भी इसमें शामिल होगा। ठीक है। 156 जो है ये डील करता है, जैसे हमारा सेल टैक्स का 33 है, इनकम टैक्स का 182 पेनल्टी का है, तो एफईडी का 19 सेक्शन है पेनल्टी वाला, तो ये कस्टम का 156 जो है जितनी पेनल्टी है, इसमें कोई फॉल्स डिक्लेरेशन है या कोई आपकी स्मगलिंग है या कोई और चीज़ें डिफरेंट कैटेगरी की, तो वो सारी पेनल्टी है, कोई फ्रॉड है या वीएन है या ड्यूटी है, वो सारे के सारे जितनी वायलेशन ऑफ लॉ है कस्टम, तो उसकी पेनल्टी डिफरेंट। इसमें मेन 150 से पनिशमेंट फॉर ऑफेंस, तो इसके बहुत से ऑफेंस आगे इसके उसी तरह कैटेगरी दी गई है, पहले सीरियल नंबर है, फिर ऑफेंस डिस्क्राइब्ड है, फिर उसकी पेनल्टी है, फिर सेक्शन की वायलेशन है, किस सेक्शन की वायलेशन है, जर्नल है, रूल है, क्या उसमें रेफरेंस दिया हुआ है। तो इसमें हम डिफरेंट सेक्शंस हैं, तो अब इसमें कोई एडिशन डिलीशन या सीरियल नंबर आगे पीछे हुआ है या ऑफेंस की डिस्क्रिप्शन इंग्रेडिएंट को चेंज हुए हैं उसमें अमेंडमेंट है, तो वो या उसकी पेनल्टी जो है उसका क्वांटम या उसमें कोई चेंज आई है या सेक्शन में आगे कोई चेंज आई है पूरी सीरियल चेंज आई, तो वो हम देख लेते हैं कौन कौन सी। ये सीरियल नंबर 1, सब सीरियल 2 shall be omitted, 2 and sub serial 3 the following shall be substituted. If a person fail to attach or electronically upload mandatory document required under section 79 अभी हमने पढ़ा था, क्या था वो असेसमेंट वाला, वो जो इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं, तो आप 79 में जो डॉक्यूमेंट असेसमेंट के करने हैं, जीडी है या आपकी बिल ऑफ लेडिंग है या पैकिंग लिस्ट है या जो भी डॉक्यूमेंट प्रेस्क्राइब है, अगर आप वो नहीं करते, इधर 131 एक्सपोर्ट की जीडी थी उसके साथ नहीं करते, तो फिर आपको ये पेनल्टी सच पर्सन शैल बी लायबल टू ए पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 50,000 नॉन अटैचिंग इलेक्ट्रॉनिकली अटैचिंग ऑफ डॉक्यूमेंट प्रेस्क्राइब जो रिक्वायर्ड है, तो आप 50,000 की पेनल्टी। आगे सेक्शन में जर्नल लिखा हुआ है, क्लियर। आगे है ये सीरियल नंबर 8 इन सीरियल नंबर 1 क्लास बी क्लास सी और डी इन कॉलम सी आफ्टर द वर्ड टाइम
द वर्ड बट नॉट लेस देन, तो ये सारों में ही बट नॉट लेस देन, बट नॉट लेस देन, तो वो वर्ड की एक्सीडिंग जैसे होता है, तो एक्सीडिंग की जगह उन्होंने कहा कि बट नॉट लेस देन, ठीक है ना, वो वर्डिंग है कम अज़ कम मिनी, जिसको मिनिमम हम कहते हैं, बट नॉट लेस देन मीन्स मिनिमम, ठीक है, वो सारों में वही है। आगे मोस्टली बट नॉट लेस, चल कितने में बट नॉट लेस देन, ठीक हो गए, सारों में बट नॉट लेस देन मिनिमम, ठीक है। उसके बाद 179 जो है कस्टम का, जैसे हमारा सेक्शन सेल टैक्स का 11 है एडजुडिकेशन वाला, तो या उसका 14 है आपका क्या नाम FED का, या ऐसे समझ लें कि अमेंडेड असेसमेंट है हमारा 122 का असेसमेंट वाला सेक्शन, तो उसके कंपेयर उसी के पैरेलल जो है ये सेक्शन 179 है एडजुडिकेशन का। इसमें एडजुडिकेशन अथॉरिटी सेपरेट है, पहले सेल टैक्स में ऐसे होती थी। एग्जेक्टिव अथॉरिटी सेपरेट है। एग्जेक्टिव अथॉरिटी जो है वो ऑडिट रिपोर्ट या कंट्रावेंशन रिपोर्ट इसमें नाम दिया जाता है, वो अलहदा ऑडिट करके कंट्रावेंशन रिपोर्ट बनाती हैं, वो बना के प्लेस करती हैं। पहले सेल टैक्स में ऐसे होता था, इसका सेक्शन 45 होता था, 45 में एडजुडिकेशन अथॉरिटी होती थी, तो वो वहाँ पावर थी कि ये एडजुडिकेशन अथॉरिटी है। तो एग्जेक्टिव अथॉरिटी सेल टैक्स वाली कंट्रावेंशन रिपोर्ट या ऑर्डर रिपोर्ट बनाती थी और प्लेस करती थी बिफोर द एडजुडिकेशन अथॉरिटी, और एडजुडिकेशन दोनों पार्टी को भी और डिपार्टमेंट को भी अपॉर्चुनिटी देता था कि अपना अपना वो इशू दें, वो फिर उसको एग्जामिन करता था, फिर वो डिसीजन करता था, फिर आगे कलेक्टर अपील के पास, फिर आगे ऑनवर्ड कस्टम ट्रिब्यूनल और जिस तरह हमारे सेल टैक्स में पहले कलेक्टर सेल टैक्स होता था, फिर उसके बाद आगे ट्रिब्यूनल और ऑनवर्ड को जाता था। तो ये यहाँ पावर ऑफ एडजुडिकेशन है। तो पावर ऑफ एडजुडिकेशन में डिफरेंट लिमिट भी है, सब इसमें नेचर ऑफ ऑफेंस भी है कि क्या क्या इसमें हो सकता है, तो आपके कौन से क्या क्या चीज़ें इन केस इन्वॉल्विंग, ये पहले हम सब्जेक्ट मैटर देते हैं कि किसकी एडजुडिकेशन की जा सकती है, फिर जो कौन कर सकता है और उसकी कितनी पावर लिमिट है, फिर आगे लिमिटेशन उस तरह जिस तरह 11 में कि वो 180 डेज या 120 डेज या एक्सटेंशन किस तरह करनी है, ये बोर्ड कैसे एक्सटेंड कर सकता है, वो उसी तरह ही है। किधर है तो वापस है, पहले देख लें, हम इसको रिव्यू कर लेते हैं। इन केस ऑफ subject 1 in cases involving confiscation of goods or recovery of duty and other taxes not levy short levy, वहाँ भी 11 में भी not levy erroneous refund, तो वही चीज़ erroneous refunded imposition of penalty other contravention under the act or the rule made there under jurisdiction and power of officer of custom in term of amount of duty other taxes levied excluding conveyance shall be as follow। तो कलेक्टर की अनलिमिटेड उसकी ये लिमिट है। उसके बाद आगे provided that in case of goods to be exported, the above officer customers shall have their jurisdiction power in FOB value or twice the respective monetary limit. Clear? आगे The not with the Premier Board may notify the official fix very jurisdiction power of the customer or class of the mail society transfer any order by in case to case of officer respect to the territory zone. The case shall be decided within 90 days of the issuance of show cause, जैसे उधर ठीक है, और within extended period है क्या। अब सब सेक्शन 2 में कंप्यूटराइज एडजुडिकेशन भी आ गई, इलेक्ट्रॉनिक, वो तो है ना मैनुअल जो एडजुडिकेशन होती। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप ऑप्शन है कि इलेक्ट्रॉनिक एडजुडिकेशन करवा लें, तो ऑप्शन है आप नॉर्मल करवाएं या ये कराएं, तो उसके लिए उसी में 2 में आ गई प्रोवाइड दैट रिस्पोंडेंट मे ऑप्ट फॉर एडजुडिकेशन थ्रू कस्टम कंप्यूटराइज्ड सिस्टम फॉर गुड्स और ऑफेंस एज नोटिफाइड बाय द बोर्ड। तो इसमें कंडीशन क्या है, पहले तो एडजुडिकेशन की ऑप्शन है कि आपने मैनुअल करवानी है या कंप्यूटराइज सिस्टम से करानी है। दूसरा, किन चीज़ों की आपने एडजुडिकेशन करवा सकते हैं, गुड्स की और ऑफेंस की, नोटिफाई बाय द बोर्ड, जो बोर्ड नोटिफाई करेगा सिर्फ उन गुड्स की और उन्हीं ऑफेंसेस की कंप्यूटराइज एडजुडिकेशन हो सकती है। चलिए जी आगे चलें, बस वापस आ जाएं, बाकी तो उसी की वो 11 और उसी तरह ही सारी वो उसके बाद बोर्ड के एक्सटेंशन कंडोनेशन की पावर जैसे उसमें 74 में है, तो इसी तरह इसमें भी है, उस ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। चलो वापस आए अमेंडमेंट 182 में प्रोविजो वर्ड है, इसको भी उसका स्कोप बढ़ाया है। व्हीकल में तो एक ही चीज़ है, कन्वेंस में सारी चीज़ें शामिल हो जाएंगी।
व्हीकल स्पेसिफिक है, बाद दफ़ा 4 पहिए नहीं है, चलता नहीं है, तो उसमें व्हीकल में हो सकता है फाल ना हो, कोई भी नेचर ऑफ कन्वेंस है तो वो सारी उसमें शामिल होगी। तो ब्रॉडन स्कोप की है 182 में। ये वेस्टिंग ऑफ कन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी द फेडरल गवर्नमेंट वेयर एनी गुड्स आर कन्फिस्केटेड अंडर द एक्ट दे शैल फोर्थ विद वेस्ट विद द फॉरेन एंड ऑफर द किधर अमेंडमेंट की बोर्ड में ऑथोराइज कन्फिस्केट व्हीकल है, व्हीकल की जगह पे उन्होंने कहा है चलो प्रोविजन में की एनी अदर इक्विपमेंट, सिर्फ व्हीकल पे पहले कन्फाइंड व्हीकल पे था ना, अब व्हीकल को ब्रॉडन कर दिया, उनको इन सारा एनी अदर इक्विपमेंट जेडी भी है इन्वॉल्व वो सारी उसमें। चल आगे नेक्स्ट क्या है? हाँ जी बेटा आगे आफ्टर द फॉलोइंग न्यूज शैल बी द बोर्ड में एट एनी स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम वन फील्ड फॉर्मेशन टू, ये ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन के मतलब है वही आपका जो सर्च है या आपकी इन्वेस्टिगेशन है, ये वो पावर जो है उसका जो है उसमें क्या इन्वेस्टिगेशन एक जगह से दूसरे ट्रांसफर की जा सकती है। 98 केस ऑफ स्पोर्ट्स बर्ड एंड शैल बी एंड देयर आफ्टर फॉलोइंग न्यू क्लास शैल बी, ये आपकी एपलेट ट्रिब्यूनल को जो अपील होती है उसके रेफरेंस से एंड एपलेट ऑर्डर आर जो पास बाय द चीफ कलेक्टर ऑफ कस्टम अंडर प्रोविजन एंड द रूल मेड देयर एंड प्रोवाइड सच अपील शैल बी हर्ड बाय स्पेशल बेंच ऑफ कंसे वन टेक्निकल। तो अगर चीफ इसकी एक और अपील का एक और कैटेगरी दी गई कि इसका ऑर्डर है तो फिर ये अपीलेबल होगा और ये बेंच जो है डीबी सुनेगी, एक टेक्निकल होगा और सिंगल नहीं सुन सकता। क्लियर 208 in following thereafter following shall be shown provided that the board may make rule regarding eligibility of a person for self filing of goods declaration as provided under section 2 read with section of, तो सेल्फ फाइलिंग उसने करनी है तो उसके लिए रूल रेगुलेशन बोर्ड बनाएगा। उसके बाद सेक्शन 218 ऑफ द आफ्टर कोलन शैल बी एडेड एंड देयर आफ्टर शैल बी ओमिटेड। उसके बाद अमेंडमेंट इन फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल डील करता है विद द ड्यूटीज़। तो यहाँ से हम ओवरव्यू इसका लेंगे जिसमें ड्यूटी किन किन चीज़ों पे, वो जो हमने पहले कहा था कि एग्रो की इक्विपमेंट या सीड या उसके रिलेटेड, फिर इसी तरह आपका जो है सोलर एनर्जी वाला, फिर इसी तरह आईटी वाली चीज़ें, या दूसरी हमने डिस्कस की थी फार्मा वाली या फॉरेन एक्सचेंज वाली। तो उन चीज़ों के रिलेशन से जो है वो ड्यूटी कुछ में फ्री ज़ीरो की गई हैं, किस में रिड्यूस की गई हैं या कोई फर्दर ऐड की हैं, तो उसको भी हम रिव्यू कर लें। जी वापस आ जाए बेटा उसी को। ये 7A है रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीवीसी मॉड्यूल्स। इसमें इनमें ज़ीरो इफ़ इम्पोर्टेड बाय द लोकल असेंबलर मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड अंडर द सेल टैक्स एक्ट ऑफ 1990 ऑफ पीवीसी मॉड्यूल सब्जेक्ट टू कोटा टर्मिनेशन बाय द इनपुट एंड आउटपुट कोएफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन ICO ना इनपुट आउटपुट की कोएफिशिएंट की रिपोर्ट देता है। उससे अगर टर्मिनल किया है लिया हुआ है तो फिर ये वाले इम्पोर्ट जो पीवीसी मॉड्यूल्स हैं उसके सब कंपोनेंट जो हैं ये सारे इन हेडिंग में इम्पोर्ट होंगे तो ज़ीरो ड्यूटी होगी। आगे चल बेटा, इसमें काफ़ी सारे डिफरेंट दिए हैं इन पे ड्यूटी जो है नीचे। अगला आइटम देखें following shall be if imported by local assembly PVC module registered under sale tax subject to quota determined by the official sub rule C be amended above following new serial in column and it is relating to shall be submitted। ये part of solar inverter, तो सोलर वाले जो है वो उसके इन्वर्टर या बैटरी या उसके कंपोनेंट ये वो उसके लिए कंट्रोल बोर्ड है, इस पर भी ड्यूटी है। ऊपरली कंडीशन उसी तरह ही है कि मैन्युफैक्चरर को एफिशिएंट हो ये वगैरह वगैरह, तो उसे IOCO से ले कोटा टर्मिनेशन हो, तो ये उसके डिफरेंट कंपोनेंट जो है कंट्रोलर है, बोर्ड है, AC है, तो इस पर भी ज़ीरो ड्यूटी। अगला हेडिंग पार्ट ऑफ लिथियम बैटरीज, ये भी उसकी बैटरी शर्टी हैं, सेल्स है, कॉपर है, बार्स है, तो वो भी उसी तरह 0% इम्पोर्टेड असम्बलर मैन्युफैक्चरर बैटरी बनाने वाले हैं और उसी तरह कोएफिशिएंट वाली ज़ीरो रेट। चले आगे चले अगला हेड, ये उसके कंपोनेंट पार्ट ही सारे। आफ्टर सी फॉलोइंग न्यू शैल बी सेंटेड, ये फॉलोइंग मशीनरी इक्विपमेंट इम्पोर्टेड मैन्युफैक्चर बाय यूनिट ऑफ सोलर पैनल्स,
सोलर इन्वर्टर एंड सोलर बैटरीज, ठीक है। ये मशीनरी जो है इम्पोर्ट करनी है उसके लिए, तो ये वाली सारी। अगर सोलर पीवी मॉड्यूल्स, पैनल मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी इक्विपमेंट, ये मशीनरी इक्विपमेंट है, वो कंपोनेंट थे, आप मशीनरी नीचे आ जाएंगे। आगे का एक फुली ऑटोमेटेड और सेमी ऑटोमेटेड लैमिनेटर विद सेंटरिंग, लोडिंग एंड अनलोडिंग। तो ये ऑटो इन लाइन है या फॉर्म मशीनें हैं डिफरेंट कैटेगरी। डिस्पेंसर है, रेगुलेटर है, इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक। आगे से हैं हाँ, उसमें कम 1% की है। वो जो दूसरी है क्या नाम है, जो इलेक्ट्रॉनिक भी है, लिथियम एंड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी, वो कंपोनेंट थे, ये मशीनरी। आगे ये सारे जीरो वाले मेरे ख्याल चल रहे हैं, इन सब पे जीरो। ये सोलर इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी, वो कंपोनेंट थे, ये मशीनरी। जल्दी जल्दी बेटा करें। ये वो पाटा वाटा वाला ही होगा, 23 से 24 कर दिया। पार्ट 2 में इंट्री रिलेटिंग टू, ये भी नीचे डेक्सट्रोड, ये हेल्थ की होंगी कोई, ठीक, इंजेक्शन वगैरह। ये आपकी कैस्पेन, ये सारी उसकी हेल्थ के रिलेशन से। नीचे आ जाओ, ये आप अब नीचे अब आ रही है एग्रो की। अदर सीड्स फॉर सोइंग 0% इस पे की। आगे चलें, ये कौन सी है, अदर पॉलीमर ऑफ इथिलीन, ये प्लास्टिक पे कोई उन्होंने ये भी धीरे की है। नीचे आ जाए, आगे चलेंगे। ये रॉ मटीरियल इनपुट किस चीज़ के नीचे आ जाएंगे, ये उसी तरह टर्मिनेशन। ये बॉक्सट्री, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन, प्लान, बॉक्सी, रॉ मटीरियल इनपुट किस चीज़ के, इनपुट शाफ्टिंग मटीरियल, पंप, ये इलेक्ट्रिक मोटर शोटर, उनके जनरेटर शटर, पावर सप्लाई, ये कंप्यूटर की भी है मेरे, प्रेशर कंट्रोलर, पावर कंपोनेंट, सब कंपोनेंट। ये मोटर बेल्ट, स्प्लिट बेयरिंग, आगे पिलो ब्लॉक, माइल्ड स्टील पॉलिश। जल्दी जल्दी बेटा, ये जीरो वाले हैं सारे। ये फॉलोइंग इक्विपमेंट, ये कंप्यूटर वाले आ गए। लैपटॉप कंप्यूटर है, नोटबुक है, वेदर आर नॉट इनकॉर्पोरेटिंग मल्टीमीडिया किट, पर्सनल कंप्यूटर है, अदर है, माइक्रो कंप्यूटर है, कीबोर्ड है, माउस है, अदर है, स्कैनर है, CD रोम है, मल्टीमीडिया है, किट है और हार्ड डिस्क है। ये IT के रेफरेंस है। क्लियर जी, जल्दी जल्दी करो आगे। ये हाइब्रिड वाली, ये हाइब्रिड इंपोर्ट ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल CBU अंडर ऑटो इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी। तो इसमें CD कितने, 1%। ये हाइब्रिड व्हीकल जो है CBU, जो उसके पार्ट शार्ट कंपोनेंट होते हैं, वो 1% इसमें। ये ऑटो इंडस्ट्री की है। फॉलोइंग पार्ट है हाइब्रिड, ये उसके पार्ट हैं, 4%। चले नेक्स्ट, नीचे जल्दी बेटा। ये फॉलोइंग पार्ट, ये पार्ट है उसके, बैटरी पैक एंड इस पार्ट्स 3%। जल्दी जल्दी बेटा, अगले भी जाना है। ये इंपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर ट्रैक्टर पे 15%, 10%। चले आगे। ये फ़िश वगैरह के उनके जो लाइव बेबी फ़िश एंड श्रिम्प प्रान, जुवेनाइल फॉर प्रोडक्शन एंड ब्रीड, कमर्शियल फ़िश फार्म है, हैचरी। तो इन पे 0% कर दी ताकि हम पोर्ट शोट आप कर लें। तो आगे हो गए, ठीक है, क्लियर। आगे चलें। थैंक यू वेरी मच।